I will die for my country and my family and my friends. And they ain't gonna There win. ain't nothing else. They ain't gonna You win. don't want none of this. कैसे हैं दोस्तों? 7 दिसंबर को जर्मनी में इनकलाब का एक ऐसा मंसूबा नाकाम बना दिया गया कि अगर हम आपके सामने उसकी डिटेल्स रखें तो आपको लगेगा कि ये कहानी आपने कहीं और भी सुनी है। जो मंसूबा नाकाम बनाया वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने वो कुछ यूं था कि इनकलाबियों ने जर्मन चांसलर को कत्ल कर देना था, फौज के कुछ बागी अनासर को साथ मिलाना था, पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेना था और जर्मनी में जमहूरियत डेमोक्रेसी ख़त्म करके एक शख्स की हुक्मरानी वाली मुकद्दस बादशाहत कायम कर देना थी। यानी जर्मनी जो कि अब फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, इसे पुरानी जर्मन अंपायर के स्टेटस पर बहाल कर दिया जाना था। ये उनका मंसूबा था। इसके लिए बागियों की प्लानिंग में था कि अगर फौज में, पुलिस में, जुडिशरी में उनके हामी पैदा हो जाते हैं तो शाही इनकलाब लाने का ये काम, एम्पीरियल जर्मनी को बहाल करने का उनका ये मंसूबा आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों ऐसा हुआ कि 7 दिसंबर को जब इस पूरे ग्रुप को गिरफ्तार किया गया तो इनमें जर्मन फौज के अहलकार भी थे और अदलिया के जज भी इसमें थे। एक खातून जज तो थी। इस नाकाम कू में, बगावत में वो शख्स भी दोस्तों गिरफ्तार हो गया जो काफ़ी अरसे से अपनी सो कॉल्ड शैडो गवर्नमेंट बनाकर बैठा हुआ था। उसने महकमों के सरबराह तक मुकर्रर कर लिए थे जिन्हें जर्मनी पर कब्जे के बाद उसकी सल्तनत का निज़ाम चलाना था। ये खुद साख्ता शहनशाह प्रिंस हेनरिक 13 था। 3000 जर्मन सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरी तैयारी के बाद एक ही रात में ये ऑपरेशन मुकम्मल किया और कुल 25 मर्दों ख़वातीन को गिरफ्तार किया। इसके लिए 11 जर्मन रियासतों में और 2 यूरोपीय मुल्कों में यानी इटली और ऑस्ट्रिया में छापे मारे गए थे। ज़ाहिर है उन मुल्कों की पुलिस की मदद से ही वहाँ छापे मारे गए। तो ये ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। इनकलाबियों का एक मददगार रूसी शहरी भी इस दौरान अरेस्ट किया गया। कहा जा रहा है कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में किसी भी कार्रवाई के लिए ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था कि इतनी पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी। अब दोस्तों ये है वाकया, लेकिन इसके पीछे एक माइंड सेट है, ऐसा दिमाग जिससे मिलता जुलता आपको अपने यहाँ पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, अमेरिका में और हर बड़ी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं नज़र आएगा। हम आपको जर्मनी के इन नाकाम इनकलाबियों और इनके खुद साख्ता शहनशाह हेनरिक 13 की कहानी सुनाते हैं कि ये एक अच्छे खासे तरक्की याफ्ता मुल्क जर्मनी को, अपने ही मुल्क को, एक फैंटेसी की नज़र क्यों करना चाहते थे, एक इनकलाब की नज़र क्यों करना चाहते थे। आखिर उन्हें उस फैंटेसी पर इतना यकीन क्यों था कि ये इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार बैठे थे और बैठे हैं। कहानी शुरू होती है जर्मनी और यूरोप के कुछ ऐसे इनकलाबियों से जो समझते हैं कि क़यामत, डे ऑफ जजमेंट, उस वक्त आएगी जब 4 एम्पायर्स ख़त्म हो जाएंगी। इस थ्योरी के पीछे बाइबल की द बुक ऑफ डैनियल के कुछ अल्फाज, जुमले हैं और उनकी इंटरप्रिटेशंस हैं। बुक ऑफ डैनियल के चैप्टर 7 में भी और 2 में भी बनी इसराइल के नबी दानियाल अपने एक ख्वाब का जिक्र करते हैं कि उन्हें 4 खूनख्वार ख़तरनाक किस्म के दरिंदे, जानवर नज़र आते हैं। हर जानवर दूसरे से ज़्यादा, उससे बढ़कर ख़तरनाक है। और इसकी इंटरप्रिटेशन वो यूँ करते हैं कि ये बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं जो जुल्म व जबर करती हैं, लेकिन आखिर में फिर अदालत लगती है और खुदा की बादशाहत, अदल की बादशाहत कायम हो जाती है। अब इन जुमलों के हज़ार मतलब एक्सप्लेनेशंस, इंटरप्रिटेशंस की जा चुकी हैं। हर लफ्ज़ और हर फ़िक्रे पर कई कई पेंटिंग्स बनाई जा चुकी हैं, लेकिन इससे ज़्यादातर यही मतलब यूरोप और क्रिश्चियन कम्युनिटी निकालती है कि 4 बड़ी सल्तनतें कायम होंगी जो एक से बढ़कर एक जालिम होंगी, लेकिन आखिर में अच्छे लोगों की हुकूमत आएगी, खुदा की अदालत लगेगी और इंसाफ कायम हो जाएगा। यानी खुदा की सल्तनत, किंगडम ऑफ गॉड कायम होगी। वैसे दोस्तों बुक ऑफ डैनियल में बहुत सी पेशन गोइयाँ हैं जिनकी हज़ार तशरीहात की गई हैं और इनमें इख्तलाफ भी बहुत ज़्यादा है। तो खैर, जब 4 एम्पायर्स के ख़ात्मे की ये पेशगोई वाली किताब लिखी जा रही थी, तरतीब पा रही थी और ये एक्सप्लेनेशंस हो रही थी, तो ये वो वक्त था जब रोमन एम्पायर अपने अरूज का दौर गुजार चुकी थी। इसके हमसाये में पर्शियन एम्पायर ख़त्म हो चुकी थी और इससे सैकड़ों बरस पहले बेबीलोनियंस और सिकंदर आज़म की सल्तनत, ग्रीक एम्पायर भी टुकड़ों में बट चुकी थी। मतलब 3 एम्पायर्स ख़त्म और सिर्फ चौथी यानी रोमन एम्पायर कायम थी। अब अगर ये आखिरी चौथी, 4th रोमन एम्पायर ख़त्म होती है तो फिर इस खुश अकीदगी के मुताबिक, इस पेशगोई के मुताबिक दुनिया भी ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ ईसाइयत के एक बड़े तबके का मानना है कि किंगडम ऑफ गॉड से पहले क्राइस्ट दुनिया में वापस आकर उन्हें आज़ादी दिलवाएंगे। उनकी वापसी के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए ज़रूरी है कि एक हॉली क्रिश्चियन एम्पायर कायम हो, एक मुकद्दस ईसाई एम्पायर, सल्तनत मौजूद हो।
जो उसका इस्तकबाल कर सके। लेकिन हुआ ये कि जब अजीम रोमन अम्पायर मगरबी यूरोप से वाकई ख़त्म हो गई तो यूरोप के क्रिश्चियंस ने, ऑर्थोडॉक्स ने दिल से तस्लीम नहीं किया कि उनकी अम्पायर अब ख़त्म हो गई है। उन्होंने यूरोप में हॉली रोमन अम्पायर के नाम से एक नाम नहाद रोमन अम्पायर कायम कर ली। इस अम्पायर में जो इन्होंने कायम की, हॉली रोमन अम्पायर, तो इसमें बादशाह और चर्च आपस में मुसलसल लड़ते रहते थे, इख्तियारात की जंग रहती थी। लेकिन फिर भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहरहाल वहाँ जिंदा रही कि हॉली रोमन अम्पायर को उस वक्त तक ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक दुनिया में खुदा की हुकूमत दोबारा कायम नहीं हो जाती, क्योंकि ये एक प्रोफेसी है, ये एक पेशगोई है और ये तो गलत नहीं हो सकती उनके माइंडसेट के मुताबिक। ये माइंडसेट आज तक चला आता है। उस अम्पायर का ज़्यादातर जोग्राफिया, हॉली रोमन अम्पायर का, उसी जगह था जहाँ आज जर्मनी और इटली है। जर्मन जुबान में सल्तनत को राइक या राइस कहते हैं। तो आपने अक्सर हिटलर के नाजी जर्मनी के बारे में वीडियोस में, किताबों में थर्ड राइस का नाम सुना या पढ़ा होगा। दरअसल हिटलर के ज़्यादातर फॉलोअर्स भी, ख़ास तौर पर हार्डकोर फॉलोअर्स, यही एम्पायर कायम करना चाहते थे, थर्ड राइक, तीसरी सल्तनत। इसे इसीलिए कहते थे थर्ड सल्तनत, थर्ड राइक, कि इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के नज़दीक पहली होली रोमन अम्पायर तो वही थी जो असल रोमन अम्पायर के खात्मे के बाद 10वीं और 11वीं सदी में यूरोप में कायम की गई। इसका कैपिटल बदलता रहता था, कभी रोम हो गया, कभी वियना हो गया, लेकिन आखिर में जब ये हॉली रोमन अम्पायर ख़त्म हुई तो उस वक्त इसका कैपिटल जर्मन शहर वेट्सलॉर था। ये पहली राइक, फर्स्ट राइक थी क्रिश्चियंस के नज़दीक। ये ख़त्म दरअसल दोस्तों यूँ हुई कि फ्रांसीसी शहनशाह नेपोलियन ने इस पर हमले करके इसे शिकस्त दे दी थी और टुकड़ों में बांट दिया था, जिसके बाद यहाँ पे रोमन फेडरेशन मुख्तलिफ शक्लों में कायम हो गई, यानी फर्स्ट राइक ख़त्म और जर्मन फेडरेशन कायम। लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ने एक बार फिर इस अम्पायर को, फेडरेशन को कबूल नहीं किया और वो जो खात्मा हुआ था हॉली रोमन अम्पायर का, उसको दिल से वो माने नहीं। वो इसी कोशिश में लगे रहे कि हॉली जर्मन अम्पायर, जिसे वो डॉचेस राइक कहते थे, उसे दोबारा कायम कर सकें। 1870 में किसी न किसी शक्ल में उन्होंने इसे बहाल भी कर लिया। इसके हुक्मरान को कायज़र, पुराने कैसर रूम के टाइटल की सूरत बहाल कर दिया गया। उसके शहनशाह को कायज़र कहा जाता था। इसे सेकंड राइक यानी दूसरी सल्तनत अब कहा जाने लगा। लेकिन ये सेकंड राइक भी दोस्तों चली नहीं, क्योंकि पहली जंग अजीम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनों को बुरी तरह शिकस्त हो गई तो जर्मनी में इस सल्तनत के कॉन्सेप्ट के, इस राइश के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें थीं वो ताकतवर हो गई। उन्होंने इस फिक्शनल माइंडसेट के ख़िलाफ़ जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की हमायत की। 9 नवंबर 1918, 9 नवंबर 1918 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से 2 दिन पहले, जर्मनी से बादशाहत ख़त्म करके इसे पार्लिमानी जमहूरियत, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बना दिया गया। मगर वो आवाज़ें जो जर्मनी को अजीम सल्तनत बनाना चाहती थी, जो समझती थीं कि हम एक अजीम कौम हैं, यूरोप समेत दुनिया पर हुकूमत हमारा हक है, जेनेटिक राइट है, और वो हॉली अम्पायर भी कायम करना चाहते थे ताकि डे ऑफ जजमेंट से पहले एक अम्पायर मौजूद हो, ये लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होने लगे। जो दो, अब जहन में रखें कि राइक, 2 सल्तनतें ख़त्म हो चुकी थीं। हिटलर ने जब 1933 में, 1933 में जर्मनी के चांसलर की सीट संभाली तो उसने अपने लोगों को वही पुराना ख्वाब धो धा के दोबारा दिखा दिया। उसने थर्ड राइक, तीसरी दफ़ा वो सल्तनत कायम करने का ऐलान किया, ऐसी सल्तनत जो अब ख़त्म नहीं की जा सकती। 6 सितंबर 1934, 6 सितंबर 1934 को एडोल्फ हिटलर का एक लिखा हुआ ऐलान दुनिया भर में हेडलाइंस के साथ शाया हुआ कि जर्मन अम्पायर को 1000 बरस तक ज़वाल नहीं होगा। जर्मनी की क़यादत उसके बेहतरीन बेटों यानी हिटलर के फैंस नाजियों के हाथ में आ गई है। अगले 1000 बरस तक अब कोई भी इनकलाब इसको, नाजी अम्पायर को ख़त्म नहीं कर सकता। ये हिटलर की दरअसल एक तवील तकरीर थी जो उनकी मौजूदगी में पढ़कर सुनाई गई थी। साथ ही हिटलर ने अपने कहे पर अमल करना भी शुरू कर दिया। उसने ऑस्ट्रिया, पोलैंड और फ्रांस यानी हमसाया रियासतों पर कब्जे शुरू किए, तो अब जर्मन अवाम के बड़े तबके ने उसे हीरो समझना शुरू कर दिया। उसके इख्तियारात भी बढ़ने लगे। उसने पार्लिमानी जर्मनी को एक जर्मन अम्पायर बनाना बाकायदा शुरू कर दिया, जिसे अब नाजी अम्पायर कहते थे, हिटलर की नाजी अम्पायर। अब ये थर्ड राइक यानी तीसरी सल्तनत बाकायदा कायम हो गई उनके नज़दीक, उन खुश अकीदा लोगों के नज़दीक जो उसका क़याम ज़रूरी समझते थे। इस पर जर्मनी में तनकीद भी बहुत होती थी, लेकिन 12 साल, 12 ईयर, 1933 से 45 तक, यानी जब तक हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी नहीं कर ली, तब तक कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। उठा सकता था तो ज़ाहिर कामयाब नहीं हो सकती थी। अब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एक बार फिर हार गया और थर्ड राइक वहीं पर ख़त्म हो गई 1945 में।
मगर जो लोग जर्मनों को वाकई दुनिया की सबसे अजीम कौम समझते थे और अजीम जर्मन अम्पायर, हॉली रोमन अम्पायर जैसी सल्तनत फिर से कायम करना चाहते थे, उनके ख्वाब हिटलर के साथ नहीं मरे, बल्कि उन्होंने हिटलर की 1000 साल की पेशगोई को बहुत सीरियस लिया। उन्होंने नई जर्मन स्टेट, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, उसे मानने से ही इनकार कर दिया। आप जानते हैं कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का भी एक 3 दहाइयों तक ऐसा इशू रहा, जिसकी तफसील का ये मौका नहीं, लेकिन इसके बाद जब जर्मनी एक हुआ, दीवार बर्लिन गिरी और रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कायम हुआ, तो इन लोगों ने, खुश अकीदा लोगों ने, उसको भी कबूल नहीं किया, रिपब्लिक को। उन्होंने ये मुहिम चलाना शुरू कर दी कि हम तो साबिक अजीम जर्मन सल्तनत के शहरी हैं, इस नई जर्मन रिपब्लिक को हम नहीं जानते। इन लोगों ने अपने घरों पर आज़ाद जर्मन शहरी के बोर्ड्स लगाकर इंटरम अदालतें और फर्जी रियासत कायम कर ली। ये हर मुमकिन तरीके से एलानिया टैक्स देने से इनकार करते हैं, जर्मन कवानीन ये तोड़ते हैं। इनका अपना एक झंडा भी है जो कि जर्मन झंडे से मुख्तलिफ है, साबिक एम्पायर का बेसिकली वो फ्लैग है। उन्होंने अपनी तसव्वुराती जर्मन सल्तनत के पासपोर्ट्स भी बनवा रखे हैं, जिन पर वो गर्दन मोड़े पर फैलाए ईगल का निशान बना हुआ है। ये लोग पासपोर्ट और सल्तनत के दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेकर ही हर जगह जाते हैं और जहां ज़रूरत पड़े उसको दिखाते हैं, बहस करते हैं कि हमारे असल कागजात ये हैं, जर्मन कानून का, आइन का मजाक उड़ाते हैं और बेसिकली तो वो मानते ही नहीं कि जर्मनी का कोई आइन है। अच्छा, देखने में या सुनने में आपको लगेगा कि ये कोई मुत्तहिद ग्रुप है, बड़ी जमात है, लेकिन ऐसा नहीं। इनकी हमायत जर्मन सियासी पॉलिटिकल सर्कल में और पार्लियामेंट में है, लेकिन इनके बहुत से जो ग्रोह हैं वो अलग अलग काम करते हैं। इन्हें मजमूई तौर पर राइस बर्गर्स कहा जाता है। इनके मूवमेंट को राइस बर्गर मूवमेंट कहते हैं। जर्मनी में इस मूवमेंट के कम से कम 21,000 कमोबेश फॉलोअर्स हैं, 21,000। तो अभी जो जर्मनी में तख्ता उलटने और अपना एक शहंशाह इंस्टॉल करने की नाकाम मुबैना कोशिश हुई है, उसे यही राइस बर्गर मूवमेंट का इत्तेहाद, मुहब्बे वतनों का इत्तेहाद, पैट्रियोटिक यूनियन के नाम से लीड कर रहा था। ये उनका नाम था, पैट्रियोटिक यूनियन, मुहब्बे वतनों का इत्तेहाद। तारीखी तौर पर दोस्तों, वैसे आपको एक बात बताएं कि सबसे फाशिस्ट और जालिम ग्रोह अक्सर अपनी कौम या मजहब के नाम पर ही सब कुछ एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। फ्रांसीसी इनकलाबियों ने, इटली के फाशिस्टों ने, हिटलर की नाजी तंजीम ने कौमियत और मजहब का ही खूब इस्तेमाल करके खुद को ताकतवर किया और मासूम लोगों को जो अपने वतन का भला चाहते हैं उनके जज्बात को इस्तेमाल किया। इधर ईरान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान में भी सख्त गिर ख्यालात के लोग मजहब और कौमी इस्तारों को ही अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप रोज़ देख सकते हैं उनको। उनके नज़दीक वजह यह है कि इंसान से ज़्यादा अहमियत कौमियत और आइडियोलॉजीज़ की होती है। इंसान के हकूक़, उसकी अच्छी ज़िंदगी के हक़, ये ऐसी बातों को वो पहली अहमियत नहीं देते, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। तो खैर, ये राइस बर्गर मूवमेंट के जर्मन्स आए रोज़ किसी ना किसी जगह डेमोन्स्ट्रेशंस भी करते रहते हैं, एहतजाज भी करते रहते हैं। लेकिन इनके एहतजाज में एक दिलचस्प बात है कि ये साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मदद के लिए पुकारते रहते हैं। अच्छा, लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? बल्कि आजकल दुनिया में ऑर्थोडॉक्स, कटर, डिक्टेटर माइंडसेट वाले कल्ट्स डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन को ही इतना पसंद क्यों करते हैं, इन्हें आइडियलाइज क्यों करते हैं? इसकी एक सीरियस वजह है और ये वजह आपको ख्याली जर्मन अंपायर के फर्जी शहरियों के पोस्टर्स पर नजर आएगी। ये जो बड़ा सा क्यू लिखा है, क्यू इंग्लिश वर्ड, यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की हमायत का ऐलान है। क्यों की कहानी भी दोस्तों बहुत दिलचस्प है। वो ऐसे कि अमेरिका में भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में बेहद ताकत से इस्तेमाल हो रही है। ऐसी थ्योरी जो थी तो सदियों से, लेकिन इसे इतनी बड़ी कामयाबी सोशल मीडिया और इंटरनेट आने से पहले कभी नहीं मिली थी, और ना इतनी बड़ी कामयाबी कि उनका एक हामी, उन जैसा एक माइंडसेट व्हाइट हाउस तक पहुंच जाए, अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाए। जैसे अमेरिका के कल्ट माइंडेड डॉगमेटिक फॉलोअर्स के पास डोनाल्ड ट्रंप आ गया है, तो जर्मन्स भी अपने डोनाल्ड ट्रंप यानी अपने हेनरी 13 को कामयाब करवाना चाहते थे और चाहते हैं। ये जो क्यों लिखा है, ये दरअसल एक सोच का पहला हर्फ है जो कि मुकम्मल होती है QAnon से, QAnon। वाकया यूं है कि 2017 में 2017 में अमेरिका में एक निस्बतन कम इस्तेमाल होने वाली शेयरिंग वेबसाइट 4chan पर क्यू के सोडोनेम से एक शख्स ने कुछ पोस्ट्स की। उसने दावा किया कि वो अमेरिका में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स तक रसाई रखने वाला, खुफिया कागजात तक, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक रसाई रखने वाला आला सरकारी ओहदेदार है, वहाँ अफसर रहा है, बल्कि अफसर है। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही एक अमरीकी खुफिया ग्रोह, सीक्रेट ग्रुप के चेहरों से पर्दा हटाएंगे, नकाब हटाएंगे और उन्हें सजाएं भी देंगे।
ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। इस किस्म की तवील पोस्ट्स में उसने बताया कि एक खुफिया ग्रोह अमेरिका और हमारी ज़िंदगियों का मालिक बन चुका है, लेकिन असल में ये ग्रोह शैतान का पुजारी है, नौउम्र बच्चों से जिनसी ज़्यादती का इंटरनेशनल रैकेट चलाता है। अमेरिका के पिज़्ज़ा आउटलेट्स और कई रेस्टोरेंट्स इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग में उसके साथ मिले हुए हैं, यानी ये बच्चों को अगवा करते हैं, फिर उसको फैलाते हैं दुनिया में, ट्रैफिकिंग करते हैं। तो ये शैतान का पुजारी ग्रोह, उन्होंने कहा कि सियासत, इकॉनमी, हॉलीवुड समेत हर शोबा ज़िंदगी को अमेरिका में कंट्रोल करता है। यानी जो कुछ भी पहले रॉथस्चाइल्ड या ज़ायोनिस्ट या इल्यूमिनाटी के साथ मंसूब किया जाता था, वही थोड़ा बहुत फ़र्क करके इस QAnon मूवमेंट ने, जो कि क्यू के इस लफ्ज़ से शुरू हुई, एनोनिमस नाम से, उन्होंने सब कुछ डिजिटल फैक्ट के साथ अब कोबाल ऑफ सैटनिक वर्शिपर्स के साथ जोड़ दिया, यानी शैतान के पुजारियों के साथ जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं। अब आप देखें कि इसमें इंसानी हमदर्दी की भी बात है और नेशनलिज्म भी कूट कूट के भरा हुआ है और दूसरे जज्बात को भी हिट किया गया है, बच्चों से जो ख़ास मोहब्बत होती है उसको। ये सब मिलाकर एक तगड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना ली गई। यहाँ से ये मामला निकला और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को मानने वाला डॉगमेटिक माइंडसेट इसे ले उड़ा। ये फैलते फैलते एक तहरीक बन गई। अमेरिका में कहा जाने लगा कि वो सैटनिक कोबाल यानी बच्चों से ज्यादती करने वाला शैतान का पुजारी ग्रोह दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्टर है, यानी इन्हीं के बंदे हैं। इस दावे को अगर कोई रिपब्लिकन पार्टी का नुमाइंदा भी रोकने की कोशिश करता है कि यार इतनी नॉनसेंस तो आप ना कहें, तो उसे भी कह दिया जाता है कि ये भी शैतान का पुजारी है दरअसल और उनका साथी है। तो एक मैडनेस अमेरिका में सोशल मीडिया पर शुरू हुई, उसने अमेरिका को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोग इस हद तक जज्बाती हो चुके थे कि वो QAnons के पोस्टर, ये Anons बाद में साथ लग गया किसी वजह से, कि वो इसके QAnons के या सिर्फ Q की शर्ट्स और बैनर्स लेकर ट्रंप की हमायत में निकलते थे। ये साजिशी थ्योरी को मानते हुए वो अपनी जानें देने के लिए भी तैयार हो चुके थे। आप जानते हैं कि उन्होंने 6 जनवरी 2020 को अमेरिकी कांग्रेस पर हमला भी कर दिया था। हमला आवरों में लीड ही ये लोग कर रहे थे जिन्होंने क्यू की शर्ट्स पहनी हुई थी, और वो जो सिंगों वाला नौजवान जिसने इस तरह की टोपी पहनी हुई थी, जिसकी तस्वीर बहुत वायरल हुई थी और उसे 3 साल की फिर सज़ा भी हुई, उसके हाथ में भी क्यू का साइन था जिस पर लिखा था कि हमें क्यू ने भेजा है। ये लोग अपने डॉगमा के लिए, अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार थे और इन्होंने लगाई, क्योंकि ये दिल से समझने लगे थे, यकीन कर बैठे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चला गया तो दुनिया पर बच्चों से ज्यादती करने वाला शैतान का पुजारी ग्रोह छा जाएगा। ऐसे एक बंदे के जज्बात दोस्तों आप भी देख लें कि ये कितने जज्बाती हो के इस बात को सच मानने लगे। Die for my country and my family and my friends. There ain't nothing else. You don't want none of this. आज भी ये लोग अमेरिका में मौजूद हैं, शद्दोमद से हैं और रैशनल लोगों के लिए वहाँ सरदर्द बने हुए हैं। ये जब एहतजाज करते हैं अब तो इंतहाई जज्बाती पोस्टर्स उठाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करो, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, सबके बच्चों के लिए। ये लोग क्यू नामी फेक अकाउंट या अकाउंट्स से इतने ऑब्सेस्ड थे कि इन्होंने क्यू की हर बात मजहबी फ्रीजे की तरह फैलाने के लिए एक ऐप क्यू ड्रॉप्स डिज़ाइन कर ली थी, जहाँ क्यू के तमाम मैसेजेस एक साथ जमा करके पोस्ट किए जाते थे ताकि कहीं कोई महरूम ना रह जाए उसके किसी लफ्ज़ को सुनने से, पढ़ने से। वो कि एप्पल स्टोर ने ये ऐप जल्द ही दोस्तों फिर ऑफलोड कर दी, क्योंकि इससे दिन रात सफ़ेद झूठ फैलाने का काम लिया जा रहा था और अमेरिका में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होती थी। 6 जनवरी के वाक़े के बाद QAnons के पेजेस और अकाउंट्स को भी यूट्यूब समेत बहुत से प्लेटफॉर्म्स ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बेतहाशा झूठी खबरें फैलाते थे, प्रोपेगेंडा बहुत करते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप से भी जब पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि QAnons कौन हैं और क्या आपको पता है कि वो लोग आपको दुनिया का सेवियर, निजात दहिंदा समझते हैं, वो समझते हैं कि आप ही दुनिया को बचाएंगे, ये सारा प्रोपेगेंडा वो करते हैं। इस सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहते हैं कि मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या दुनिया को बचाना बुरी चीज़ है? मैं तो वैसे भी दुनिया को रेडिकल लेफ्ट माइंडसेट से बचा ही रहा हूँ, क्योंकि अगर अमेरिका इस माइंडसेट से ना बच सका तो बाकी दुनिया भी नहीं बच सकेगी। यानी उन्होंने QAnons की तारीफ़ की, उन्हें गलत नहीं कहा। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन एक बार की वीडियो हम आपको भी दिखाते हैं। Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me very much. दोस्तों आपको बताएं कि इस क्यू कॉन्स्पिरेसी माइंडसेट पर बहुत सी तहकीकात हुई हैं, जिनमें ये भी पता चला है कि इस थ्योरी को मानने वाले ज़्यादातर क्रिश्चियन अमेरिकन्स हैं, ख़ास तौर पर एवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस हैं। आप मेरे कुछ साबका व्लॉग्स में देख चुके हैं कि जब इंसान एक साजिशी थ्योरी को मानने लगता है तो वो ज़्यादातर बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी हाथ साफ करता है और उनके साथ खड़ा होता है।
اگر اسے کسی کانسپریسی تھیوری سے اختلاف بھی ہو تو اس تھیوری کے جواب میں وہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اپنی ایک تھیوری پیش کر دیتا ہے، سچ کی تلاش میں نہیں جاتا۔ یہی تعلق ہے جرمنی کی خیالی عظیم مقدس سلطنت کے انقلابی شہریوں کا اور امریکہ کے کیو اناؤنس کا۔ امریکہ میں چونکہ ان کے مائنڈ فیلوز، انہی کی طرح سوچنے والے کامیاب ہو چکے ہیں، وائٹ ہاؤس تک پہنچ چکے ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، جرمنی کے انقلابیوں کے لیے اسی لیے وہ آئیڈیل بن چکے ہیں۔ مگر یہاں جو انہوں نے کوشش کی رائس برگرز نے، تو وہ ظاہر انقلاب سے پہلے ہی گرفتار ہو گئے۔ وڈ بی جرمن ایمپرر ہنرک 13 کو دہشت گرد تنظیم کے سربراہی جیسے چارجز کا سامنا ہے۔ ان کے خلاف اب جرمن سٹیٹ مقدمات چلائے گی جو کہ ظاہر ہے لمبے چلیں گے، لیکن فی الحال ان کا ریولوشن تو فیل ہو گیا، اور جرمن سیکیورٹی اداروں نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ اپنے ہاں کسی بھی ایسی کانسپریسی سے بر وقت نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو اقتدار پر قبضے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب دیکھتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کا یورپ میں کیا ریئیکشن آتا ہے، کیونکہ یورپ کے معاشی حالات بہت خراب ہیں، یہ مائنڈ سیٹ وہاں پہلے سے پایا جاتا ہے، اور خراب معاشی حالات میں، خراب اکانومیز میں ڈوگمیٹک مائنڈ سیٹ خوب ترقی کرتا ہے۔ لیکن ان حالات میں دوستو ایک بات آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ کانسپریسی تھیوری سچائی کا نیم البدر الٹرنیٹ نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اور آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ یقیناً ہیں، جن کی ایکسپلینیشن آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہی۔ ایسے معاملات کو سمجھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سچائی کی کوشش کرنے کے بجائے کسی مزیدار سے جھوٹ پر یقین کر لیں، کسی ڈوگما کو بغیر ثبوت کے مفروضوں کی حیثیت ہی میں مان لیں کہ چلو کچھ نہ ہونے سے یہی بہتر ہے۔ مگر اس کے برعکس ایک ہمبل، ایک عاجزانہ طریقہ بھی ہے، سچائی کا طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ آپ کسی ڈوگما کو قبول نہ کریں اور اپنے ایسے سوالات کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں جن کا درست جواب تو فی الحال آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ باقی جواب غلط ہیں یا کون سا جواب غلط ہے۔ مائی کیورس فیلوز، کسی کانسپریسی تھیوری کو آخر کیسے ڈی بنک کیا جاتا ہے، کیسے جانا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی تھیوری ہے؟ چاند پر جانے سے لے کر ایلینز کے ایریا 51 میں موجود ہونے جیسی تھیوریز میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ ہے، اس پر ہم نے ایک آپ کے لیے ویڈیو بنائی تھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہاں دیکھ لیں۔ یہاں دیکھیے کہ جرمنز کی اس سے پہلے ڈی نازیفیکیشن کیسے ہوئی تھی، اور یہ رہی انسان کے ہمیشہ زندہ رہنے کی کہانی۔